नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए हिंदी विषय के दूसरे मॉक टेस्ट को करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत या भारत भूषण अग्रवाल? तो इन दिए गए विकल्पों में से छायावादी युग का जो कवि है वह सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। हमारे ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। छायावादी युग के प्रमुख 4 कवि रहे प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। अतः ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रानंद पंत हमारे इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है, रामलला नहछू किसकी रचना है? घनानंद की, तुलसीदास की, रैदास की या रत्नाकर की? तो रामलला नहछू जो है यह तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और तुलसीदास के गुरु का नाम जो था यह नरहरि दास था। अगला प्रश्न देखेंगे। चाँद का मुँह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो चाँद का मुँह टेढ़ा जो है रचना, इसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की अन्य प्रमुख रचनाएं, तो अन्य प्रमुख रचनाएं उनकी हो जाएंगी भूरी भूरी खाक धूल या काठ का सपना या विपात्र। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, भीष्म शाहनी या सेठ गोविंद दास? तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसके रचनाकार जो है मोहन राकेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनके अन्य प्रमुख नाटकों में लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन आदि प्रमुख अन्य नाटक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निःसंदेह में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर और विसर्ग संधि दोनों? तो निसंदेह में जो प्रयुक्त संधि है तो इसका संधि विच्छेद करिएगा आप तो हो जाएगा निधन संदेह। निसंदेह हो जाएगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि होता है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि निसंदेह में प्रयुक्त संधि विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद निधन संदेह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो पंचवटी में जो समास हो जाएगा यह हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 5 वटों का समाहार। ठीक है, तो जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तब वह किस समास के उदाहरण होंगे? द्विगु समास के, द्वंद्व समास के, बहुव्रीहि समास के या कर्मधारय समास के? तो ऐसी स्थिति में जब दो शब्द समास बनाकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो वह बहुव्रीहि समास के शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसे क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं, परनिंदक कहते हैं, सर्वनिंदक कहते हैं या छिंद्रान्वेषी कहते हैं? तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसे हम परनिंदक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, कलम तोड़ना का अर्थ है जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ देना या लिखे हुए को काट देना या फिर अनूठी उक्ति लिखना? तो कलम तोड़ने का अर्थ है अनूठी युक्ति लिखना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, काकू का अर्थ है कौवा होता है, कटु होता है, चाचा होता है या व्यंग होता है? तो काकू का अर्थ जो होता है यह व्यंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, कठिन काव्य के प्रेत हैं यह किस कवि के लिए कहा जाता है? निराला के लिए, अज्ञेय के लिए, बिहारी के लिए या केशवदास के लिए? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रत्न बावनी, रामचंद्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? 32 है, 34 है, 36 है या 33 है?
तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है यह 33 है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन से वर्ण आते हैं व्यंजनों में जिनकी संख्या 33 जोड़ के बताया गया है? तो सबसे पहले आप अस्पर्श वर्णों की संख्या देखेंगे, अस्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है। उसके बाद अंतस्थों की संख्या देखेंगे, य र ल व जिनकी संख्या 4 है। उसके बाद आप ऊष्म व्यंजन को देखेंगे, श ख श ह जिनकी संख्या 4 है। तो 25, 4, 29, 4, 33, अतः हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है विश्वामित्र का संधि विच्छेद है विश्वधन मित्र, विश्वाधन मित्र, विश्वधन अमित्र या विश्वधन मित्र। तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा विश्वधन अमित्र बराबर विश्वामित्र। में विश्व का अ और अमित्र का अ दोनों के मिलने से आ का निर्माण होगा जो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अतः विश्वामित्र में प्रयुक्त संधि जो है यह दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा यह विश्वधन अमित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है अनायास में समास है द्विगु समास, नय समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो अनायास का जब हम सामासिक विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न धन आयास बराबर अनायास, अर्थात बिना प्रयत्न के सरलता से। इसका अर्थ हुआ न धन आयास बराबर अनायास अर्थात बिना प्रयत्न के। तो इसमें नय समास हो जाएगा। नय समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद निषेधात्मक होता है, निषेधवाचक होता है, उसे हम नय तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, अर्थात दोषहर्ता में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? हर्ता, हर, हत या हारी। तो दोषहर्ता में दोषधन हर्ता अर्थात हर्ता प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है घन, वारिद, अंबर या वलाहक। तो जलद का पर्यायवाची शब्द घन होता है, वारिद भी होता है और वलाहक भी होता है। अंबर जो है यह जलद का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अंबर जो है यह व्योम अनंत नभ का पर्यायवाची होता है। और जलद का पर्यायवाची मेघ हो जाएगा, जलधर हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा, पयोद, नीरद, धन, जलद। ठीक है, तो ये सब जलद के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा अंबर जलद का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि यह व्योम अनंत नभ आसमान का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्न में से प्रतिघात शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या या उल्टे हाथ से चोट। तो इन दिए गए विकल्पों में से प्रतिघात शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ जो है यह ऑप्शन नंबर 1 है कि चोट के बदले चोट को हम प्रतिघात कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से रंग भवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रंगा हुआ भवन, नाट्य गृह, रंग बनाने का कारखाना या रंगरेलियां मनाने का स्थान। तो इन दिए गए विकल्पों में से रंग भवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है यह हो जाएगा नाट्य गृह। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द होगा अनाहूत, अनबोला, अतिथि या अभ्यागत। तो जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द अनाहूत होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है उसे छांटिए। वाक्य कह रहा है राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। इसके किस भाग में गलती है? इसको हमें छांटना है। तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, इसमें जो की भीख शब्द है यह अनायास ही इस्तेमाल किया गया है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन जगह, जहां अंधेरा हो, जहां छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो या अन्याय की जगह। तो अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किसके दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए हुए थे? ठीक है, तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए विधि के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का
सही आंसर हो जाएगा कि विध ही जो है यह रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है संपुट का अर्थ है मिश्रण, बधी हुई अंजलि, पिटारी या मंजूषा। तो संपुट का अर्थ है बधी हुई अंजलि। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है यथार्थ का विलोम है पदार्थ, अपर्याय, कल्पित या परोक्ष। तो यथार्थ का विलोम कल्पित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है धूर्त प्राणी, रोग ग्रसित होना, पेट तक लंबी दाढ़ी होना या देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है चांदी का जूता मारना का सही अर्थ है जूते में चांदी रखकर मारना, रिश्वत देना, बहुत संपन्न होना या जूते में चांदी लगा होना। तो चांदी का जूता मारने का सही अर्थ है कि रिश्वत देना। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास या केशवदास। तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम तुलसीदास है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या प्रेमाश्रय। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुस्तक जो है यह प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या प्रेमाश्रय। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता का क्या नाम है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत। तो दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह पंक्ति सरोज स्मृति से लिया गया है। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सेकंड लास्ट प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।